नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 एंड सब टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग समझना है। तो दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल मीनिंग आप समझो, ए स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो आप देखते होंगे कि कोई रिएक्शन बहुत जल्द हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, यानी उसका स्पीड ज़्यादा होता है। उसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा है। और कुछ रिएक्शंस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और कुछ जो होते हैं मॉडरेट रेट में होते हैं, न ज़्यादा फास्ट होते हैं न ज़्यादा स्लो होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का मॉडरेट होता है। एज फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए AgNO3 और NaCl, हम क्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि AgCl का प्रिसिपिटेट आपको इमीडिएट वाइट कलर का मिल जाएगा। इमीडिएट, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। नहीं, तो फास्ट रिएक्शन होता है मीन्स इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ये इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस बनाना है या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है लेबोरेटरी में, तो जिंक प्लस H2SO4, तो ये थोड़ा मॉडरेट रेट में होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये मॉडरेट है ना। और रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने बताया, जैसे मान लीजिए Fe और ऑक्सीजन एंड H2O, ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म रस्ट, Fe2O3 H2O, ये रस्ट है। तो ये देखो, तो ये फास्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट, और ये हो गया स्लो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ आ रही है। अब एक चीज़ हमें बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर जिसका फास्ट होगा, एक्चुअली कोई केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो ऐसा समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें चेंज होता है। देखो, शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, शुरू में जैसे मान लो T=0 है, तो ये मैक्सिमम होगा कंसंट्रेशन, मैक्सिमम। ठीक है, और इसका होगा कंसंट्रेशन 0। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, शुरू होता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इसका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये डिक्रीज होने का रेट क्या है। अगर बहुत कम समय में डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कि टाइम के हिसाब से जो डिक्रीज होना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे।
उसी तरह से हम प्रोडक्ट के टर्म में भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम समझते हैं ये बात समझ आ रही होगी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो दो टर्म होता है। रिएक्टेंट के केस में होगा इंक्रीज ऑफ अच्छा, ये प्रोडक्ट के केस में लिखते हैं, ठीक है। इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए आपको लिखना है रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई। अगर मान लो ये दोनों से भागना चाहते हो कि जी इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो हो रहा है, तो एक आप ये भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम, या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखना थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा ऐसा देखते हैं कि ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। कैसे लिखेंगे भाई? तो रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो पहले कंसंट्रेशन R1 था, R1, और अब थोड़ा घट कर हो गया R2 हो गया, डिक्रीज हो गया और R2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1। और इसमें समय क्या लगा भाई? समय पहले T1 था, अब समय T2 हो गया। तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। ठीक है। अब एक चीज़ बताना कि ये R2 की वैल्यू कम होएगी क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और R1 क्या होगा जी? ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको चेंज के फॉर्म में लिखते हैं कि चेंज कितना हुआ भाई? चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम ऐसे लिखें, इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखें कि डेल्टा R मीन्स R2 माइनस R1, सो डेफिनेटली इट इज़ निगेटिव अपॉन ये टाइम T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट के केस में क्या लिखेंगे? देखो प्रोडक्ट के केस में मान लो कि इसका शुरू में कंसंट्रेशन R1 है, और फिर क्या हो गया जी? या R2 मान लीजिए, अब R3 हो गया, तो R3 माइनस R2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के केस में हम क्या लिखेंगे? R3 माइनस R2।
तो ये जो कंसंट्रेशन होगा ये पॉजिटिव आएगा, और ये समय मान लीजिए कि ये दिस इज़ T3 है एंड दिस इज़ T4 टाइम है, तो T4 माइनस T3, तो क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका डेल्टा। अगर हम इसको P के फॉर्म में लिखें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, P लिखो, इसका रिएक्टेंट P के फॉर्म में लिखो, ठीक है जी, थोड़ा अलग अलग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें कि यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट क्या होएगा, सोच कर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, और नीचे में टाइम, तो टाइम होगा, ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम सेकंड के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका यूनिट होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद थोड़ा हम ग्राफिकली इसको देखते हैं कि ग्राफ के माध्यम से हम कैसा इसको समझ सकते हैं। देखिए, देखो, अगर मान लो ये कंसंट्रेशन है जी, कंसंट्रेशन, और ये टाइम, अगर हम रिएक्टेंट के लिए ड्रा करें, रिएक्टेंट कैसा होगा दोस्तों, एट T इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज देयर, एज टाइम इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, लाइक दैट, ऐसा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये T1 टाइम है, दिस इज T1 टाइम, और ये है T2 टाइम, और T1 पे कंसंट्रेशन क्या है भाई, ये मान लीजिए C1 है, और ये कंसंट्रेशन क्या है, C2, ठीक है। ये टाइम क्या है भाई, T1, और ये टाइम है T2। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे भाई, क्या होता है, अभी मैंने बताया है, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब इस केस में लिखेंगे तो क्या आएगा, सोचिए, माइनस रिएक्टेंट के फॉर्म में है भाई, तो C2 माइनस C1, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अब देखो दोस्तों, इसमें अब यहाँ देखो तो C2 की वैल्यू कम होएगी, C1 की ज़्यादा होएगी, तो ये जो आपका टर्म होगा, ये जो होगा, ये निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव इसलिए हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड हम निगेटिव में नहीं बोल सकते हैं, रेट जो है आगे जाए या पीछे जाए हम निगेटिव में नहीं बोलते, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस साइन होता है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ में हो भाई, पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसको दिखाते हैं, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मान लो टाइम इज गिवन कि इतने टाइम में कंसंट्रेशन दिस वन, और टाइम अगर थोड़ा बढ़ता है 25 सेकेंड कुछ सेकेंड तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम प्रोडक्ट के केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का हम
ग्राफ थोड़ा देखें तो कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम, तो क्या होएगा, T इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन इज 0 एंड टाइम इंक्रीजेज, द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज लाइक दैट। मान लीजिए कि दिस इज C1 कंसंट्रेशन एंड दिस इज C2 कंसंट्रेशन, C1 एंड C2, एंड दिस टाइम इज T1 एंड दिस टाइम इज T2, एंड ये यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो प्रोडक्ट के केस में हम लोग पॉजिटिव साइन ही रहने देते हैं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई। आगे हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन का हम रेट कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए Hg प्लस Cl2, क्या बन गया भाई, HgCl2। तो देखो ये 1 मोल से 1 मोल Hg, 1 मोल Cl2, 1 मोल HgCl2 दे रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सभी इक्वल हैं। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Hg इज इक्वल टू Cl2 एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 ऑल आर इक्वल। चूँकि सबका स्टियोमेरिक कोफिशिएंट 1 है, तो हम रेट कैसे लिखेंगे। अब जैसे हमको लिखना है, रेट लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, ये बोर्ड में आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम माइनस साइन डालेंगे रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो, और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल्टा T लिखेंगे। और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई, तो इसका जो कंसंट्रेशन है डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, और ये इक्वल होगा, ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन है, यानी डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन आपका इस तरह का है, जैसे मान लो 2HCl इट गिव्स H2 प्लस Cl2, तो इसमें देखो दोस्तों ये 2 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो 1 बन रहा है। इसका मतलब इसका जो बनने का तेज है, ज़्यादा है, दुगना है इससे, और इसका भी इससे दुगना है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले हम इसको लिखते हैं, ये 2 टाइम्स है ना, तो अगर हम प्रोडक्ट के केस में लिखते हैं तो क्या आएगा भाई कि डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, और इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए 1 मोल बनता है, 2 से 1 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आधा हो रहा है भाई। ये जो स्टियोमेरिक कोफिशिएंट है 1/2, और ये डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा T, यानी स्टियोमेरिक कोफिशिएंट को हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो और एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, ये बना रहा है 2NH3, तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा
NH3 बाई डेल्टा टी। ये देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चे को होता है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम्स एज एक्सपोनेंट, ये रेट ऑफ रिएक्शन है भाई। ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।